तो मैंने द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स मूवी देख ली है, थैंक्स टू मार्वल इंडिया जिन्होंने मुझे और मेरे दोस्तों को अर्ली प्रीमियर पर इनवाइट किया। पर क्या ये मूवी फेज 6 को स्टार्ट करने के लिए सही थी? मूवी का प्लॉट बहुत सिंपल है। 4 साल पहले अपनी पावर्स मिलने के बाद फैंटास्टिक फोर पूरी दुनिया को कई मुसीबतों से बचा रहे हैं, पर उनके आगे अब एक ऐसी मुसीबत आ गई है जिससे बचने का उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा। अब ये टेक बहुत अच्छा था कि इस मूवी को फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन बनाने के बजाय हमें सीधा फैंटास्टिक फोर की ओरिजिन के 4 साल बाद उनसे मिलवाया जाता है। यहाँ फैंटास्टिक फोर सबके फेवरेट है, वो हमेशा रेडी रहते हैं लोगों को बचाने के लिए। पर इस मूवी के इवेंट मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में नहीं हो रहे, मूवी के इवेंट्स हो रहे हैं दूसरे यूनिवर्स में। पर ये कहीं जस्टिफाई नहीं किया गया कि इस मूवी की स्टोरी अलग यूनिवर्स में क्यों हो रही है। मूवी में मार्वल का सबसे फेमस कॉस्मिक बीइंग गैलेक्टस भी है, और गैलेक्टस की स्टोरी को डायलॉग्स के थ्रू हमें हिंट्स में बताया गया। और इन डायलॉग्स में जो गैलेक्टस की स्टोरी को कॉमिक बुक एक्यूरेसी के साथ दिखाया गया है, वो मेरे जैसे फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है। सिल्वर सर्फर की कहानी भी बहुत कॉमिक एक्यूरेट थी, और इन सब के साथ साथ इस मूवी ने हमारे हीरोज के लिए भी सोर्स मटेरियल को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। कॉमिक्स में इस टीम के हर कैरेक्टर के साथ एक दुख जुड़ा हुआ है, जैसे रीड रिचर्ड्स का गिल्ट, बेन ग्रिम का अपने लुक को लेकर दुख, और जॉनी का बुरा मानना कि कोई उसे सीरियस नहीं लेता। ये सब बहुत अच्छे से मूवी में दिखाया गया है। प्लस यहाँ कुछ मोमेंट्स है जिन्हें मैं पीक मोमेंट्स कहूंगा इस मूवी के। हम में से कई फैंस कभी कभार आर्ग्यू करते हैं कि सुपर हीरो मूवी में पीक मोमेंट्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि एक सुपर हीरो मूवी में पीक मोमेंट जरूर होना चाहिए, और ये इस मूवी में था। मूवी बहुत अच्छे से सू की स्टोरी को सबके सामने रखती है, वो भी फैमिली की इंपॉर्टेंस के साथ। इतने सारे डिस्क्रिप्शन के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मार्वल ने परफेक्टली फैंटास्टिक फोर को मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स का पार्ट बना दिया है। हालांकि मैं हैरान हूं कि मूवी को ट्रिम किया गया है, और ये चीज आपको साफ पता चल जाएगी। मूवी का बुक एंड इस चीज को परफेक्टली दिखा रहा है, पर इस चक्कर में आप कह सकते हो कि पेसिंग तो फास्ट हुई है। लेकिन एक चीज क्लियर है कि आपको मूवी देखने से पहले अगर इसकी प्रीलूड कॉमिक की स्टोरी पता चल गई तो आप इस मूवी से और भी बेहतर कनेक्ट कर पाओगे। प्रीलूड की स्टोरी आपको मेरी बिफोर यू वॉच फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स वीडियो से पता चल जाएगी, तो वो जाकर देख लो। हालांकि इस बढ़िया फैंटास्टिक फोर मूवी में एक प्रॉब्लम है जो फिलहाल ऑलमोस्ट सारी मार्वल मूवीज फेस कर रही है, और वो है इंटरकनेक्टिविटी की एब्सेंस। ये सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है मार्वल फैंस की, पर इंटरकनेक्टिविटी फिलहाल तो ये मूवी आपको नहीं दे पाएगी। हो सकता है फ्यूचर में कुछ तार जुड़ पाए। अब आते हैं डायरेक्शन पर। मूवी को डायरेक्ट किया है मैट शैकमैन ने, जिन्होंने इससे पहले मार्वल के लिए वांडाविजन बनाई थी। और वांडाविजन की ही तरह मैट यहाँ पर अपना 60s का स्टाइल लेकर आए, जिसके साथ साथ हमें एक फैमिली दिखाया गया जहाँ एक बच्चा आ रहा है। ये सब मैट हमें वांडाविजन में दिखा चुके थे, और इस चीज को उन्होंने रिपीट किया इस मूवी के लिए। पर ज्यादा बढ़िया बात मुझे ये लगी कि मैट ने हमें एक परफेक्ट फैमिली डायनामिक दिखाया। ये बताता है कि उन्हें इस प्रोजेक्ट से कितना लगाव था। इन सब के ऊपर उन्होंने मूवी के अर्ली रिएक्शंस को देखते हुए मूवी को ट्रिम भी कर दिया, जिसकी वजह से मूवी की पेसिंग और बेहतर हो गई। और इसी वजह से मूवी अपने सेटअप में ज्यादा टाइम नहीं लेती और सीधा एक्शन की तरफ बढ़ती है। राइटर्स की भी यहाँ तारीफ बनती है, क्योंकि उन्होंने हमें एक बढ़िया फैंटास्टिक फोर मूवी दी, वो भी कई सारे पीक मोमेंट्स के साथ। पर जहां तक इंटरकनेक्टिविटी का इशू है, तो उसके लिए मैं मार्वल स्टूडियोज को ही रिस्पॉन्सिबल मानूंगा। वो लोग रिस्क नहीं ले रहे हैं, और इसका असर आपको मूवी के मिड क्रेडिट सीन तक में दिखेगा। एक्टिंग की बात करें तो मूवी की लीड थी सू स्टॉर्म, और इस रोल को प्ले किया है वनेसा कर्बी ने। और वनेसा ने जो पावरफुल सू स्टॉर्म हमें दिखाई है, उसकी बात ही कुछ और है। एक मदर जो अपनी फैमिली के लिए क्या कुछ करने के लिए रेडी है। पेड्रो पास्कल यहाँ प्ले कर रहे हैं रीड रिचर्ड्स का रोल। पेड्रो एक बहुत ही डिफरेंट रीड साबित हुए यहाँ पर। वो पूरी मूवी में परेशान ज्यादा थे और जीनियस साइंटिस्ट कम फील हुए। इंटेलिजेंट मोमेंट्स आपके कैरेक्टर को इंटेलिजेंट दिखाती है, पर रीड के लिए ऐसे मोमेंट्स कम थे। इबॉन मॉस बैकरैक ने प्ले किया है द थिंग का रोल, और उनके द थिंग से जो न्यूयॉर्क वाइब आ रही थी वो जबरदस्त थी। उन्होंने अपना द बियर का रिची वाला टच भी यहाँ दिया है। जोसेफ क्विन की परफॉर्मेंस में रेंज है, और उन्होंने ये बात यहाँ प्रूव कर दी अपनी ए स्टोरी के बगल में बी स्टोरी चलाते हुए। जूलिया गार्नर की शाला बाल का एक पूरा आर्क था यहाँ, और उनका सीजीआई लुक बहुत जबरदस्त था, जिसके साथ साथ उनके मूवमेंट बहुत अच्छे लग रहे थे। नताशा लियोनी का रोल अभी तक तो सीक्रेट था, पर मूवी में वो हमें देखी रेचल रोजमैन के रोल में, जहां उनका रोल ज्यादा नहीं था पर अच्छा था। पर मूवी की जान तो गैलेक्टस निकला। रैल्फ फिनेसन की आवाज की ग्रेविटी के साथ गैलेक्टस मूवी में सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता चला गया। इसे कहते हैं परफेक्ट कास्टिंग। मैं रॉबर्ट डाउनी जूनियर की भी तारीफ करता, पर वो इस मूवी में थे ही नहीं। ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि ये एक अच्छी फैंटास्टिक फोर मूवी है। मैंने ऐसा ही इंट्रोडक्शन इमेजिन किया था मार्वल की फर्स्ट फैमिली का, वो भी जबरदस्त कॉमिक बुक एक्यूरेसी के साथ। वैसे फेज 6 के लिए कहा जाए तो
ये एक अच्छी शुरुआत है, पर ये एक प्रॉपर फैंटास्टिक फोर मूवी थी, पर एमसीयू मूवी नहीं थी, जिसकी वजह से फैंस अभी भी इंटरकनेक्टिविटी का इशू फील कर सकते हैं। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि क्या इस मूवी को थिएटर में देखना चाहिए, तो भाई इसका जवाब सिंपल है, हाँ, इस मूवी को आईमैक्स में देखो। जितने बड़े पर्दे पर आप गैलेक्टस को देख सकते हो, उतने बड़े पर्दे पर देखो। गैलेक्टस इससे कम डिजर्व नहीं करता। पर ध्यान रखना कहीं आईमैक्स 3D में गैलेक्टस का मुक्का ना लग जाए आपको। मूवी में एक मिड क्रेडिट सीन और एक पोस्ट क्रेडिट सीन है। मिड क्रेडिट सीन इंपॉर्टेंट है, पर आप पोस्ट क्रेडिट सीन छोड़कर जा सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नीचे कमेंट्स में ध्यान रखना, कुछ लोग बिना कुछ जाने लीक शेयर कर रहे हैं, तो सावधान रहें, सतर्क रहें और देखते रहें सुपर सुपर। पीस।